एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि ये भागते हुए फैंग के पास जाते हुए सोच रही होती है कि मुझे उससे डायरेक्टली बात कर लेनी चाहिए थी। ली के द्वारा भड़काने जाने से अच्छा हम लोग ऐसे ही ठीक है, सब मेरी ही गलती है, आज मैं उसे अपना ट्रू फीलिंग बता दूंगी। तभी उसे फैंग दिख जाता है। उसका हालत देखकर वो कहती है तुम्हें चोट कैसे लग गया। वो कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन वहीं पर गिरने ही वाला होता है कि तभी ये उसे पकड़ लेती है और उसे ई से बोलकर स्कूल के क्लिनिक में ले जाने के लिए कहने लगती है। फैंग कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बस थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत है। ये बोलकर वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ई उससे कहती है कि मेरे पास क्लिनिक ले जाने से भी अच्छा आइडिया है। इसके बाद फैंग को होश आने लगता है और वो कह रहा होता है मेरा सर दर्द कर रहा है और सोचता है मैं अभी कहाँ पर हूँ और ये इतना सॉफ्ट क्या है। तभी उससे जागता हुआ देखकर ये उससे पूछती है फाइनली तुम उठ ही गए। फैंग उससे कहता है फाइनली तुम मुझसे बात की, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही थी। ये कहती है पहले तुम ये बताओ कि आखिर तुमने ऐसा भी क्या किया कि उन्हें लास्ट मिनट में अपना डिसीजन बदलना पड़ा। वो उठते हुए कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलकर वो बताना शुरू करता है कि जब प्रिंसिपल सॉन्ग ने मुझे शेयर होल्डर्स का कॉन्ट्रैक्ट दिखाया था तब मैंने एक आर्टिकल नोटिस किया था जिसके अकॉर्डिंग बोर्ड्स के मेंबर किसी भी तरह का एजुकेशन रूटीन नहीं ला सकते हैं जो उनके लिए प्रॉफिटेबल हो, बट वो ट्रेनिंग सेंटर टकला डायरेक्टर का ही है और वो और बॉयज स्कूल के प्रिंसिपल उससे काफ़ी अच्छा पैसा छाप रहे थे। और फिर मैंने वो आर्टिकल प्रिंसिपल सॉन्ग को दिखाया और उससे काम हो गया और उसने वो आर्टिकल मिस्टर डोंग को दिखाया और बाकी का काम अपने आप हो गया। इस तरह से दोनों स्कूल का मर्ज होने इनवैलिड हो गया और तुमने ली के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो भी ब्रीच नहीं हुआ। ये कहती है तुम्हें एक छोटा सा पेपर ढूंढने में इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ा और तुमने मेरे घर के सामने भी आकर कहा था कि तुम मुझ पर अभी भी विश्वास करते हो, उसको लेकर तुम इतना ज़्यादा श्योर कैसे थे। फैंग कहता है कि तुम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो, तुम्हें जो भी पसंद आता है तुम उसे खरीद लेती हो और जो ना पसंद आता है उसे अपने लाइफ से हटा देती हो, इसलिए झूठ जैसा वर्ड तुम्हारे डिक्शनरी में है ही नहीं। अगर तुमने दोनों स्कूल का मर्ज करवाने का मन बना लिया होता तो हमसे जरूर कुछ ना कुछ कहती, लेकिन तुम कुछ भी नहीं बोली थी, जिससे मैं समझ गया था कि इसके पीछे जरूर तुम्हारा कोई ना कोई कारण होगा, इसलिए मैं अपने तरीके से तुम्हारा हेल्प करने के बारे में सोचा था। तभी ये रोने लगती है। उसे देखकर फैंग पूछता है कि आखिर तुम रो क्यों रही हो। ये कहने ही वाली होती है कि फैंग तुमने मेरी बहुत हेल्प किया है, लेकिन तभी फैंग उसके बात को वहीं पर रोकते हुए कहता है ये तुम क्या बोल रही हो, तुम तो मेरी। ये सुनकर उसकी उम्मीदें आसमान छूने लगती है। तभी फैंग अपने बात को पूरा करते हुए कहता है कि तुम तो मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड हो। ये सुनकर ये की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और तभी उसके दोनों मेट पकड़कर फैंग को बहुत ही पीटने लगते हैं। वहीं पर ये बेंच पर बैठकर सोच रही होती है एक नॉर्मल लड़की के जैसा। तभी वो उन दोनों को रुकने के लिए कहती है और फैंग थोड़ा सा ताकत जुटाकर उठ ही रहा होता है कि तभी ये उसे पकड़कर किस कर लेती है। तभी वो शर्मा कर उससे दूर हो जाता है और ये उससे कहती है कि जो भी मुझे पसंद आ जाता है मैं उसे खरीद लेती हूँ और मैं उस पर्सन को परस्यू करूंगी जिसे मैं पसंद करती हूँ। फैंग कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी ये सब्जेक्ट चेंज करते हुए कहती है कि मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए साइन किया था क्योंकि ली को पता चल गया था कि तुम एग्जाम का पेपर बदलने गए हो और उसने मुझे धमकी दिया था कि वो तुम्हें जेल भिजवा देगा। फैंग कहता है लेकिन मैं कभी पकड़ा गया ही नहीं था। ये कहती है ये सब तुम्हारी ही गलती है कि मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा था, इसलिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। तभी फैंग उससे रोकते हुए कहता है कि तुम मेरे ऊपर अनजस्टिफाइड ब्लेम वो भी बिना किसी कारण के नहीं लगा सकती हो। मैं उनके जाल में कभी फंसा ही नहीं था, अगर तुम मुझसे बात कर लेती तो तुम उनके जाल में कभी फंसती ही नहीं। और पूछता है कि आखिर तुम मुझसे छुप क्यों रही थी। वो उसे बताती है कि याओ याओ के कारण। फैंग उससे पूछता है तुम अचानक याओ याओ को मेंशन क्यों कर रही हो। ये बताती है कि जिस दिन बॉयज स्कूल के स्टूडेंट हमारे स्कूल में आए थे उस दिन ली मेरे पास आया था और उसने मुझे बताया कि तुम्हारे और याओ याओ के बीच में फाइट हुआ था और तुमने उसे धक्का दे दिया था। फैंग कहता है ये सच्चाई नहीं है, मैं मानता हूँ कि हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था लेकिन मैंने उसे धक्का नहीं दिया था बल्कि वो खुद ही कूद गई थी। ये सुनकर वो उससे पूछती है तो सच्चाई क्या है, आखिर तुम दोनों झगड़ क्यों रहे थे। ये सुनकर फैंग थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। तभी वो कहती है अगर तुम अभी बताना नहीं चाहते हो तो ठीक है, जब मन करेगा तब बता देना, मैं इसके बारे में पता करके ही रहूंगी क्योंकि वो मेरी एक अच्छी दोस्त थी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगी क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। ये बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर फैंग थोड़ा सा शर्मा जाता है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वहीं पर याओ याओ को दिखाते हैं जो चैंग को कॉल करके पूछती है कि आखिर स्कूल का मर्जर कैंसिल कैसे हो गया। वो उसे सब कुछ बता देता है, इसलिए वो कॉल कट करके बोलने लगती है कि वो ली तो पूरा इनकम्पिटेंट निकला, मैंने उसे अपने और डार्लिंग का सीक्रेट भी बता दी थी लेकिन फिर भी सरप्राइजिंगली वो फेल हो गया। वैसे भी वो मेरे डार्लिंग के खिलाफ था, उसे फेल तो होना ही था, लेकिन ये शू से ये उससे दूर नहीं रह रही है, कहीं उसे फैंग को लेकर कुछ फील तो नहीं होने लगा है ना। और किसी को ढूंढते हुए कहती है अब मुझे ना ही मिस्टर लिंग और ना ही उसका मिस्ट्रेस मिल रहे हैं, उन सभी के लिए काम करना कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अब से मैं उनका प्लान को फॉलो नहीं करूंगी। तभी वो उन लड़कियों का रिज्यूमे देखकर बोल रही होती है कि आखिर शुरुआत किससे करनी चाहिए। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो वेवे के बारे में गया होता है। उससे वहाँ पर देखकर वेवे उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो ये के साथ टाइम बिताना चाहिए था ना। फैंग उससे कहता है क्या मैं तुम्हारा ब्रेन कुछ देर के लिए उधार ले सकता हूँ। वेवे पूछती है रिलेशनशिप कंसल्टेंसी, लेकिन मैं इसके लिए चार्ज करती हूँ। फैंग पूछता है क्या ये मेरे लिए फ्री नहीं है। वेवे कहती है इस बार मेरा सर्विस फ्री है लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा हेल्प करना होगा। वो उसका हेल्प करने के लिए मान जाता है। वहीं पर याओ याओ को दिखाते हैं
हैं जो उनके बाहर के कैमरा को हैक करके उन पर नज़र रख रही होती है और कह रही होती है कि मेरा डार्लिंग कितना स्टनिंग दिख रहा है, लेकिन मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वहीं पर फैंग वेवे को अपना प्रॉब्लम बता रहा होता है कि ये पूरी तरीके से बदल गई है, वो मेरे साथ लाइन में भी खड़ी हुई थी, लाइन में, तुम समझ रही हो ना। वेवे पूछती है तो इसमें गलती क्या है। फैंग कहता है तुम समझ नहीं रही हो, वो सुशे ये है। ये काफ़ी अजीब बात है, कुछ ने पूरा रेस्टोरेंट नहीं खरीदा, कुछ तो अजीब हो रहा है। वेवे पूछती है तुम लोग पहले डेट में क्या किए थे। वो बताना शुरू करता है कि वो सिर्फ मूवी देखने के लिए पूरा थिएटर ही खरीद ली थी, एक बार वो सिर्फ स्विमिंग करने के लिए पूरा पूल ही खरीद ली थी, और एक बार सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए उसने तो पूरा। तभी वो उसे रोकते हुए कहती है अब ज्यादा शो ऑफ मत करो, मुझे लगता है वो अभी ऑर्डिनरी हैप्पीनेस का पीछा कर रही है और इसका कारण शायद तुम दोनों के बीच में रिसेंटली में जो हुआ है वो हो सकता है। ये सुनकर वो सोचने लगता है कि रिसेंटली में अभी क्या हुआ है। तभी उसे किस वाली बात याद आ जाती है, वो याद करके वो ब्लश करने लगता है। ये देखकर वो पूछने लगती है अब तुम्हें क्या हो गया। तभी वेवे को मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है जिससे उसे पता चल जाता है कि उनका कैमरा हैक कर लिया गया है। वहीं पर याओ उसे देखकर बोल रही होती है डार्लिंग ने ब्लश किया, आखिर वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। तभी वेवे कैमरा की तरफ देखने लगती है। ये देखकर याओ सोचती है क्या वो कैमरा की तरफ देख रही है। तभी वे अपना मोबाइल में कुछ करती है जिससे याओ उन्हें नहीं देख पा रही होती है। ये देखकर याओ सोचने लगती है क्या उसने कैमरा बंद कर दिया, लेकिन वो देखती है कि उसने उसका आईपी बैन कर दिया है। वहीं बाहर में फैंग उससे पूछता है क्या हुआ। वो कहती है कुछ नहीं, बस एक मक्खी था, और फैंग को वहाँ से भगाते हुए कहती है आज के लिए बस इतना ही काफी है, अब हम लोग बंद करने वाले हैं। लेकिन फैंग कहता है इतनी जल्दी। वो कहती है मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। ये बोलकर वो उसे वहाँ से भगा देती है और कहती है कल मैं तुमसे मिलकर पेमेंट ले लूंगी। फैंग वहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है ये लड़कियां भी ना। वहीं पर वेवे ड्रेस चेंज करके अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर बोल रही होती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि किसी ने हमारे कैमरा को हैक कर लिया। मैंने स्पेशली सीसीटीवी की लाइन एडजस्ट की थी, लेकिन फिर भी वो हैक कैसे कर ली। तभी वो अपने फादर के पास जाकर उन्हें बताने लगती है कि किसी ने हमारे सीसीटीवी कैमरे को हैक कर लिया। अपनी बेटी को अचानक वहाँ पर देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और जल्दी जल्दी अपना कंप्यूटर बंद करने लगता है। ये देखकर वो उसे पीट देती है। उसके फादर कहते हैं आने से पहले नॉक करना चाहिए और उससे पूछते हैं अभी तुमने क्या कहा, किसी ने हमारा सीसीटीवी कैमरा हैक कर लिया। वेवे कहती है हाँ, और फायरवॉल अलर्ट के बाद मैंने उसका आईपी बैन कर दिया, लेकिन फिर भी मैं उसे ट्रैक नहीं कर पाए। उसके फादर कहते हैं आईपी बैन करने से कुछ भी हेल्प नहीं होगा, मुझे चेक करने दो। उसका आईपी तो ईस्टर्न यूरोप दिखा रहा है, वो तो डेफिनेटली एक रुकी है। वे पूछती है तो अब हम लोग क्या करें। वो कहते हैं खुद ही जाकर सोचो, मैं भी बिजी हूँ। ये बोलकर वो उसे अपने रूम से भगाने लगता है। वो कहती है लेकिन मुझे अभी भी कुछ पूछना है। वो कहते हैं सिस्टम में ट्रोजन डाल दो और जब वो दोबारा अटैक करेगी तो फंस जाएगी। ये कितना आसान तो है। वहीं पर वो अपने रूम में जाकर सोच रही होती है कि अब मैं इंतजार के अलावा और कुछ नहीं कर सकती हूँ। वेल जो भी हो कल प्लान के हिसाब से काम करेंगे। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो फैंग से मिलने जाती है। वे को देखकर वो देखता ही रह जाता है, इसलिए वो पूछती है तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। वो थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहता है कि आज तुम शार्प लग रही हो। वो थैंक्स बोलकर कहती है कि लगता है कि ये ने तुम्हें काफी अच्छे से सिखाया है। वो कहता है ये नहीं, बल्कि उसकी मेड ने सिखाया है। वेवे कहती है आज मैं किसी से मिलने जा रही हूँ, इसलिए मुझे एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। फैंग सोच रहा होता है कि ऐसा भी किससे मिलने जा रही है कि इसे एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। तभी वो लोग उसके पास पहुंच जाते हैं। वो उसे अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाती है जिसका नाम लू यांग होता है। यांग कहती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, किसी का बॉयफ्रेंड। ये सुनकर वो थोड़ा सा शर्मा जाता है और कहने लगता है किसी का बॉयफ्रेंड। यांग कहती है अब ज्यादा शर्माओ मत। ये बोलकर वो उसका पूरा बॉडी का एनालिसिस करने लगती है और वो सिर्फ देख कर ही उसका पूरा एक्यूरेट साइज बताने लगती है। उसका ऊपर नीचे किसी को भी नहीं छोड़ती है। तभी फैंग उससे अपना एनालिसिस करने से रोक देता है। वहीं पर यांग उससे कह रही होती है कि वेवे तुम काफी ज्यादा लकी हो क्योंकि इसका काफी ग्रेट है। तभी वो फिर से उससे कहने ही वाला होता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ कि तभी वे उसे रोक देती है। ये देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। वे उससे कहती है अब नाटक बंद करो और काम की बातें करते हैं। क्या तुम उसे लेकर आई हो जो मैंने कही थी। यांग उसे देते हुए कहती है मैं बिल्कुल लेकर आई हूँ। तभी फैंग उससे पूछता है कि तुम लोग क्या कर रही हो। वेवे कहती है कि मैं तुम्हें बताना भूल गई कि ये एक इन्फॉर्मेशन सेलर और बायर है। अभी रिसेंटली स्कूल में बहुत कुछ हुआ था, इसलिए मैंने इसे हेल्प करने के लिए कहा। स्कूल का काफी सारा सीक्रेट जानकर मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। स्कूल को एक रियल एस्टेट एजेंसी का मैसेज आया हुआ था। उनका प्लान था कि जब वो दोनों स्कूल मर्ज हो जाएंगे तब वो लोग उस जमीन को खरीद लेंगे जिस पर चोंगरान गर्ल्स स्कूल बना हुआ है। ये सुनकर वो समझ जाता है कि मर्जर एक्चुअली उस जमीन के लिए हो रहा था और सोचने लगता है कि जब जिनफुल उन्हें ये को किडनैप किया था तब उसने उन्हें चोंगरान गर्ल्स स्कूल का स्टॉक ट्रांसफर करने का वादा किया था। वेवे पूछती है कि स्कूल का क्या होता अगर कैंटीन वाले इंसिडेंट के कारण स्कूल का नाम खराब हो जाता तो। यांग कहते तब वो लोग स्कूल को रियल एस्टेट वाले एजेंसी को बेच चुके होते हैं। ये जानकर वो समझ जाता है कि वो प्लान भी स्कूल को बेचने के लिए बनाया गया था। यांग कहती है लेकिन मैं उस पर्सन का आईडी तुम लोगों को अभी बेच नहीं सकती हूँ जो इसके पीछे है, क्योंकि वो काफी ज्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। फैंग कहता है कोई बात नहीं, हम लोग उसे खुद ही ढूंढ लेंगे। तभी यांग अपना फीस मांगने लगती है, लेकिन वेवे देने से मना कर देती है। ये सुनकर वो चिल्लाने लगती है कि अगर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन तभी वो कहती है कि आज तुम अपने बॉयफ्रेंड को अपने साथ लेकर आई हो, इसका मतलब तुम्हारा प्लान था मुझे किडनैप करके मेरा नेकेड फोटो लेकर मुझे ब्लैकमेल करने का। फैंग उसे शांत होने के लिए कहने लगता है।
तभी वेवे कहते कि मैं तुम्हारा फीस दूसरे इन्फॉर्मेशन से दूंगी। ये सुनकर वो तुरंत किसी दूसरे पर्सन में बदल कर पूछने लगती है कि आखिर ऑफर क्या है। ये देखकर फैंग कहता है ये काफ़ी जल्दी बदलती है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।